गुड मॉर्निंग एंड ग्रीटिंग ऑफ द डे वंस अगेन एक नए टॉपिक के साथ। एंड द टॉपिक जो है वो कोगुलेशन मैकेनिज्म से है और ये आपकी प्रिपरेशन एंड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जामिनर आपको कहीं पर भी इस रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। देन कुछ कोगुलेशन डिसऑर्डर्स भी हैं, उसको भी उनको भी अंडरस्टैंड करने के लिए कि वेयर इज़ द एग्जैक्टली ए पॉइंट ऑफ कॉज, वो समझने में आपको हेल्प मिलेगी। एंड देन इट विल बिकम ईजी फॉर यू, क्योंकि मैं इसको बहुत ही सिंप्लीफाइड एंड बहुत ही ईजी लैंग्वेज में विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल आपको समझाने जा रहा हूँ। सो स्टे विद मी। द टुडे टॉपिक इज कोगुलेशन प्रोसेस, जिसको हम हीमोस्टैसिस भी कहते हैं। कोगुलेशन प्रोसेस, हाउ दिस हैपन, इज ऑल्सो नोन एज ए हीमोस्टैसिस, राइट। सो द फर्स्ट जो स्टेप है वो है वेजो कंस्ट्रिक्शन। सो जस्ट लर्न, मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि वेजो कंस्ट्रिक्शन से कैसे ब्लीडिंग स्टॉप होती है। मैं आपको एग्जांपल देने जा रहा हूँ। वेजो कंस्ट्रिक्शन यानी मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि यहाँ एक नीडल लगी जब आप किसी क्लाइंट को इंजेक्शन दे रहे थे या देने के बाद, राइट। एक जो सिरिंज की नीडल थी वो लग गई एंड यहाँ पर अब ब्लीडिंग हो रही है। सो व्हाट इंटरनली गोइंग टू हैपन, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो नीडल ने प्रिक किया है एंड जिस ब्लड वेसल को उसने पंचर किया है वहाँ पर स्मूथ मसल है, यानी हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो स्मूथ मसल्स में हैं, यानी उनके अंदर जो मस्कुलर सिस्टम है वो मस्कुलर की जो टाइप है वो स्मूथ है, राइट। सो ऑटोमेटिकली वो स्मूथ मसल जो है, जो ही नीडल ने प्रिक किया एंड देयर इज ए प्रिक वूंड है, और एज ए रिजल्ट ऑफ द प्रिक वूंड की वजह से जो सिस्टम एक्टिवेट होगा वो हमारा नर्व सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम है, और वहाँ के जो स्मूथ मसल हैं वो कंस्ट्रिक्ट करेंगे as a result of the response of the autonomic nerve system because of the injury to the blood vessel by a needle, right। अब क्या होगा कि जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा, देयर इज ए पिन पॉइंट इंजरी। वहाँ पर जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा बिकॉज ऑफ द स्पाजम ऑफ द मसल, तो वो जो ब्लीडिंग है, वो जो वूंड है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा और वहाँ पर थोड़ी देर के बाद क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगा जो उस वूंड को भी सील कर देगा। एंड दिस इज हाउ the bleeding is going to stop and this process is called vasoconstriction। आपने एक्सटर्नली कुछ नहीं किया, इंटरनल मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गया ना, उसने ये जो पिन पॉइंट इंजरी टू द ब्लड वेसल थी और वहाँ पर फिर वेजो कंस्ट्रक्शन हुआ, स्मूथ मसल का कंस्ट्रक्शन हुआ, और उन्होंने उस ओपनिंग को, जो पिन पॉइंट ओपनिंग थी, उसको उन्होंने बाय द एक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन उन्होंने उसको बंद कर दिया एंड दिस इज हाउ द ब्लीडिंग स्टॉप। दैट इज स्टेप नंबर 1। ना नंबर 2 में जाइए, जहां आप कह रहे हो एग्रीगेशन ऑफ द प्लेटलेट सेल। अब जरा ध्यान से सुनिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट द कि नॉर्मल प्लेटलेट सेल काउंट क्या है। सो इट इज़ 1.50 से लेके 4.50 है ईजी लैंग्वेज में, यानी 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख काउंट है। इसके बीच में कहीं पर भी अगर प्लेटलेट काउंट है तो वो नॉर्मल है ना। व्हाट इज एग्रीगेशन ऑफ द प्लेटलेट सेल? प्लेटलेट सेल इन द ब्लड आर मेंट टू बी फॉर द कोगुलेशन, राइट। जैसे आरबीसी के अपने इंडिविजुअल फंक्शन है, डब्ल्यूबीसी के अपने फंक्शन है, इसी तरीके से ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट सेल है उनका अपना एक इंडिविजुअल फंक्शन है और वो फंक्शन है कोगुलेशन ना। मैं उसके आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर मान लो कोई इंजरी होगी एंड इंजरी इज इन बिग इन साइज, यहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है, वो अब नीडल प्रिक वूंड नहीं है, उससे ज़्यादा हो रही है। तो होता क्या है कि द मोमेंट द इंजरी अकर एंड द ब्लीडिंग स्टार्ट, उसी वक्त ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम एक्टिव हो जाता है नोइंगली कि देयर इज ए ब्लीडिंग समवेयर, राइट। तो वो प्लेटलेट सेल को, क्योंकि ये सर्कुलेट करते रहते हैं, ये फ्लो करते रहते हैं हमारे ब्लड के अंदर, जो सर्कुलेटिंग ब्लड है हमारा उसके अंदर ये फ्लो करते रहते हैं और थ्रू आउट द बॉडी सिस्टम को, यानी ब्लड वेसल को ये चेक करते रहते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं। और जो ही इनको सिग्नल मिलता है कि देयर इज ए ब्लीडिंग, दे द फर्स्ट एक्शन इज, जस्ट लिसन नाउ, द फर्स्ट एक्शन इज दे रन टुवर्ड द साइट ऑफ इंजरी।
So what is the first action? The platelet cell in a group, army, like army, they run toward the site of injury. That is the first action. नंबर 2 एक्शन, जब ये साइट ऑफ द इंजरी में पहुंच गए तो ये वहाँ पे चिपक जाते हैं लाइक ए ग्लू, और ग्लू की तरह चिपकने से ये एक दीवार बना लेते हैं, और वो जो ओपनिंग थी जहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी ये उसको सील कर देते हैं. सो द फर्स्ट एक्शन इज रन टू द ब्लीडिंग साइट, यानी रन टूवर्ड द साइट ऑफ वुंड. नंबर 2, दे फॉर्म ए वॉल, वो चिपक जाते हैं लाइक ए ग्लू की तरह, एंड दे सील इट एंड द ब्लीडिंग स्टॉप. सो दिस इज known as a aggregation of the platelet cell. Now, number 3, जो major coagulation mechanism है, यानी there is a big wound है, कंपाउंड फ्रैक्चर है, या हमारे सर्जन जब ऑपरेट करते हैं, लेप्रोटमी वगैरह करते हैं, हिस्टेक्टमी वगैरह करते हैं, तो वहाँ पर इट्स ए बिग ओपनिंग, बिग इंजरी है, बिग ओपनिंग है, सर्जिकल इंजरी ऑफ कोर्स है. तो ब्लड कोगुलेशन का जो मेजर प्रोसेस है मैं उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ. हर एक न्यूबॉर्न अपनी इंट्रायूट्रन लाइफ में एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वो रिसीव करके आता है कोगुलेशन फैक्टर. कोगुलेशन फैक्टर न्यूबॉर्न अपनी मदर से ही लेके आता है, यानी इंट्रायूट्रन लाइफ में वो maternal circulation to the fetal circulation, and this is how these coagulation factor are transferred to the fetal circulation. So when the baby born, वो already उसके पास हैं, nothing to be done from the outside. Now, so what are those? Thromboplastin, prothrombin, and what is that? Thrombin. Right. These are the clotting factor. These are the clotting factor known as a blood protein required for the coagulation. कहाँ से मिले? इंट्रायूट्राइन. किसने दिए? मदर ने. राइट. तो ये पहले अंडरस्टैंड करो. उसके बाद जब मेजर ब्लीडिंग हो रही है तो जो ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स सिस्टम है, जब उसको आइडिया मिलता है कि देयर इज ए ब्लीडिंग, तो देखिए आपने अगर ओटी में काम किया है या आपने इमरजेंसी में काम किया है तो आपको पता है द पेशेंट कम विद द ब्लीडिंग, राइट. देयर इज अ कंपाउंड फ्रैक्चर, देयर इज ए एक्सीडेंट ड्यू टू एक्सीडेंटल इंजरी, या आपने थिएटर में है तो आप देखते हो कितनी मेजर सर्जरीज होती हैं, आवर्स एंड आवर द सर्जरी गोज ऑन एंड देयर इज अ ब्लीडिंग, और वो कंट्रोल करता है सर्जन उसको बाय द यूज़ ऑफ ए डायथर्मी, या जो इंटरनल मैकेनिज्म है वो इसको स्टॉप या डिक्रीज करने में हेल्प करता है. सो लेट्स गो. तो वन इज कि ये जो प्रोटीन्स हैं, ये जो फैक्टर हैं, ये ऑलरेडी ब्लड के अंदर है. व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड? सो दीज आर द 3 स्टेप्स. नंबर ए, नंबर बी, नंबर सी. राइट. थर्मोप्लास्टिन के लिए हमें कैल्शियम चाहिए. कैल्शियम एक इलेक्ट्रोलाइट है. वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द कैल्शियम के बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन उस लिस्ट में एक फंक्शन है कि दिस हेल्प इन कोगुलेशन. राइट. सो यानी थर्मोप्लास्टिन को कैल्शियम चाहिए. कैल्शियम का लेवल जो है वो आपका 9 से लेकर 10.5 मिलीग्राम है. ये दूसरे यूनिट में भी आता है, लेकिन डोंट वरी, 9 से लेकर 10.5 है. और ये अगर नॉर्मल हमारे ब्लड के अंदर है तो दिस विल हैव द फर्स्ट, ये इसके साथ यूनाइट होके, थर्मोप्लास्टिन के साथ यूनाइट होके द फर्स्ट एक्शन ऑफ द कोगुलेशन को जो है वो ट्रिगर करेगा, यानी ऑन सेट करेगा, यानी स्टार्ट करेगा. सो वंस दिस इज डन, तो स्टेप नंबर 2 में ये जहाँ पे प्रोथ्रम्बिन है, प्रोथ्रम्बिन अगेन इज ए प्रोटीन है, एक फैक्टर है, और ये जो बॉडी हमारे ब्लड के अंदर है was inherited at the time of delivery from the maternal circulation. Right. इसके लिए आपको विटामिन के चाहिए. विटामिन के इज फॉर्म्ड बाय द लिवर, या हमारे डाइट के थ्रू जाती है, देन डाइट के थ्रू ऑब्जॉर्ब होकर लिवर में जाती है. सो एट द एंड में इट्स फॉर्म्ड बाय द लिवर. अगर लिवर हेल्दी है, नॉर्मल है, विटामिन के की प्रेजेंस इन द ब्लड भी नॉर्मल है, तो ये इसके साथ यूनाइट के जो नेक्स्ट एक्शन ऑफ क्लॉटिंग है ये उसको प्रमोट करेगा. ना लेट्स गो टू द थर्ड वन. थर्ड वन जो है वो थ्रोम्बिन है. थ्रोम्बिन अगेन इज ए ब्लड प्रोटीन इनहेरिटेड फ्रॉम द मैटरनल सर्कुलेशन. ये हमारे ब्लड के अंदर ऑलरेडी है, और इसको नेक्स्ट एक्शन करने के लिए फाइब्रोनोजन चाहिए. फाइब्रोनोजन इज ए काइंड ऑफ ए प्रोटीन
जो हम प्रोटीन खाते हैं थ्रू आवर डाइट, देयर आर प्लेंटी ऑफ प्रोटीन हम अपने डाइट के थ्रू हम खाते हैं, और वो सारी की सारी अब्जॉर्प्शन के बाद गोज टू द लिवर फॉर मेटाबॉलिज्म, और लिवर बहुत सारी प्रोटीन को फिर निकालता है एंड देन सेंड टू द रिस्पेक्टिव साइट फॉर द पर्टिकुलर फंक्शन। तो उसमें से एक जो प्रोटीन है वो है फाइब्रोनोजन। अब फाइब्रोनोजन निकल गई मेटाबॉलिज्म के बाद फ्रॉम बाय द लिवर। इसका फंक्शन क्या है कि ये असिस्ट करती है फाइनल कोगुलेशन। लेकिन फाइब्रोनोजन अगर नॉर्मल है तो उसके लिए थ्रोम्बिन का भी होना ज़रूरी है। ये थर्ड स्टेप ऑफ कोगुलेशन है। तो अगर ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, द क्लॉट फॉर्मेशन टेक प्लेस। क्लॉट को हम फिब्रिन भी कहते हैं, इजी सिंपल लैंग्वेज में हम क्लॉट कहते हैं, और क्लॉट बन जाता है। क्लॉट जो है वो एक वन पीस में हो जाता है, लाइक ए जेली, या आप कह लीजिए पंजाबी में दही की तरह। देखिए, जब आपने दही लगाया था रात को तो इट वॉज ए लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ ए मिल्क, लेकिन सुबह तक वो जम गया, इट बिकेम ए क्लॉटर। इसको इससे बहुत ईजिली रिलेट किया जाता है। तो दिस इज हाउ द ब्लीडिंग, द ब्लड वाज लिक्विड, लेकिन जब ये तीनों एक्शन हुए वन बाय वन, तो वही लिक्विड ब्लड जो था, फ्लूइड ब्लड जो था, वो एक वन पीस में जम गया, क्लॉट बन गया, नोन एज ए फिब्रिन। सो लेट्स गो टू द ए नॉर्मल प्रोथ्रम्बिन लेवल इन द ब्लड क्या है। तो नॉर्मल जो प्रोथ्रम्बिन लेवल इन द ब्लड है वो 10 से 15 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड है। यानी प्रोथ्रम्बिन को विटामिन के साथ अगर काम करना है तो प्रोथ्रम्बिन जो है वो 10 से 15 पर 100 ml के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, एंड दिस इज ए नॉर्मल वैल्यू। सिमिलरली फाइब्रोनोजन जो मेटाबॉलिज्म के बाद लिवर ने उसको प्रोड्यूस किया था, तो वो जो है 350 मिलीग्राम होना चाहिए पर 100 ml, राइट। कैल्शियम आपको मैंने बोला कि 9 से लेके 10.5 मिलीग्राम होना चाहिए। सो अगर ये सब नॉर्मल है, यहाँ पर आप कैल्शियम भी लिख सकते हो। तो कैल्शियम जो है 9 से लेकर 10.5 होना चाहिए। सो ऑल दीज नॉर्मल वैल्यू मस्ट बी प्रेजेंट फॉर द मेजर कोगुलेशन मैकेनिज्म के लिए, वरना मेजर कोगुलेशन नहीं होगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक कोगुलेशन प्रोसेस, एंड आई होप सो कि आप इसको लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, एंड आप अपने नोट बना सकते हो और आप इसको आगे कर सकते हो, लर्न करने के लिए यूज़ कर सकते हो। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द टॉपिक। द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द टॉपिक ये है कि मैं यहाँ पर कुछ ड्रग्स के ड्रग जो एंटी कोगुलेंट ड्रग्स हैं उनसे रिलेटेड मैंने एक छोटा सा टॉपिक है, एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू नाउ। सो एंटी कोगुलेंट जो ड्रग्स हैं हम पूरे सिलेबस के अंदर देखते हैं, या हम कोगुलेशन डिसऑर्डर्स के अंदर देखते हैं। व्हेन एवर एंटी कोगुलेशन ड्रग्स का की नर्सिंग केयर आए, तो एक आरएन को जो एक वो प्रिपरेशन कर रही है अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्ज़ाम को लेके, तो उसको ये आइडिया 100% होना चाहिए कि कौन सी ड्रग यूज़ करी जा रही है, एंड देन उसका एंटीडोट क्या है, उसमें डाइट क्या प्लान करेंगे, उसके लिए ब्लड टेस्ट कौन से हमने करने हैं। सो लेट्स गो टू द टॉपिक नाउ। सो द टॉपिक इज एंटी कोगुलेंट ड्रग्स एंड रिलेटेड अदर थिंग्स, राइट। सो ऑन द टॉप यू कैन सी मैंने इसमें ड्रग्स लिखी हैं। इसमें मैंने लिखा है कि हाउ दिस इज़ गिवन, यानी एडमिनिस्ट्रेशन, द रूट, एंड द थर्ड में मैंने लिखा है कि एंटीडोट है कौन कौन से हैं जो मस्ट बी केप्ट रेडी, एंड ब्लड टेस्ट कौन से हैं बिफोर एंड ड्यूरिंग द थेरेपी हमें करने हैं, एंड व्हाट काइंड ऑफ डाइट जो है वो हमें एम्फेसाइज करनी है इफ़ द पेशेंट इज़ रिसीविंग एंटी कोगुलेंट ड्रग एंड बिकॉज ऑफ द एंटी कोगुलेशन डिसऑर्डर। सो लेट्स गो। द फर्स्ट ड्रग जो है वो वारफेरिन है, बहुत कॉमन है आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से, वारफेरिन, जिसका दूसरा नाम कॉमाडीन भी है। और दिस वारफेरिन ड्रग इज गिवन ओरल, never ever given parenterally. This is given oral.
सो द रूट इज ओरल। और इसका जो एंटीडोट है आपकी ट्रॉली के ऊपर, आपके नर्सिंग स्टेशन के ऊपर, ये नर्सिंग स्टेशन में आपकी कबर्ड के अंदर विटामिन के मस्ट बी अवेलेबल इफ एनी पेशेंट इन द यूनिट इज रिसीविंग वारफेरिन, राइट। और अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि पेशेंट घर में है तो भी पेशेंट को हम एडवाइस करेंगे, राइट। तो यहाँ पर इसके लिए जो ब्लड टेस्ट हम करने जा रहे हैं वो प्रोथ्रम्बिन टाइम है, एंड देन पार्शियल थ्रोम्बोन टाइम भी हम करते हैं, डिपेंड अपॉन द चॉइस ऑफ डॉक्टर एंड डिपेंड करता है कि उसकी जो सिवियरिटी ऑफ डिसऑर्डर कितना है ना, राइट। नेक्स्ट जो है वो डाइट के ऊपर है। तो डाइट ऑलवेज एम्फेसाइज या मस्ट बी इनकरेज कि वो विटामिन उसको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, राइट। विटामिन के डाइट मस्ट बी टेकन कंसिस्टेंटली। जितने भी ग्रीफ एंड येलो लीफ वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर विटामिन के जो है वो रिच है, एंड पेशेंट को आप एजुकेट करिए, उसको टीच करिए इन द प्रेजेंस ऑफ द फैमिली कि वाई ही शुड टेक विटामिन के through the diet, and you must verbally and through the written material आप उसको source of those diet provide करिए जिनके अंदर विटामिन के रिच है ना। द सेकेंड इज हेपरिन। हेपरिन जो है इज ऑलवेज 100% गिवन सबक्यूटेनियसली या फिर इंट्रावेनसली, नेवर एवर गिवन ओरल and intramuscular. So it is only given subcutaneous and intravenously. And when आप इसको intravenously दे रहे हो, always use electronic infusion pump to prevent any medication error. Now, इसके लिए आपके पास जो एंटीडोट है that must be kept ready, that must be available, उसका नाम है प्रोटामिन सल्फेट। That is the only antidote आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके लिए जो हम ब्लड टेस्ट करेंगे दैट इज़ ए पीटी है एंड पीटीटी है एंड आईएनआर भी है ना। द थर्ड वन इज थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स के अंदर आता है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेस। स्ट्रेप्टोकाइनेस इज ओनली गिवन इंट्रावेनसली, नो सबक्यूटेनियस, नो इंट्रामस्कुलर, नो ओरल। सो जब आप स्ट्रेप्टोकाइनेस यूज़ कर रहे हो तो वैसे भी ये आईसीयू में ही यूज़ होता है इन द प्रेजेंस ऑफ द फिजिशियन, और इसको मॉनिटर किया जाता है। एंड एज ए आरएन यू मस्ट नो कि आपको इन्फ्यूजन पंप यूज़ करना है। सो दैट्स द थिंग ना। इसके लिए भी जो आपके पास एंटीडोट है वो प्रोटामिन सल्फेट है। आपकी मेडिकेशन ट्रॉली में या आपके यूनिट का जो नर्सिंग स्टेशन वहाँ पर है तो वहाँ पर ये अवेलेबल होना चाहिए ना। इसके लिए भी पेशेंट लेटर ऑन उसको विटामिन के रिच डाइट के बारे में एजुकेट करिए, उसको वर्बल एंड रिटन मटेरियल के थ्रू टीचिंग प्रोवाइड करिए, सोर्स प्रोवाइड करिए एंड एम्फेसाइज करिए कि क्यों उसके लिए विटामिन के रिच डाइट कंसिस्टेंटली लेना इम्पॉर्टेंट है। सो दैट्स द एंड ऑफ द टॉपिक, और ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। मैंने हर चीज़ को ब्लॉक बना के लिखा है, और ड्रग्स है, रूट है, एंटीडोट है, ब्लड टेस्ट है एंड डाइट है। ये आपको हर पेशेंट में ये 1 2 3 4 5 का आइडिया पता होना चाहिए एज ए पार्ट ऑफ द प्रेपरेशन, राइट। इट्स नॉट कि वन थिंग आपको पता है एंड डाइट के बारे में नहीं पता। आपको ड्रग्स का नाम पता है, आप दे रहे हो पेशेंट को, और एग्जामिनर आपको पूछता है कि आपके पास एंटीडोट, डू यू नो द एंटीडोट, व्हाट इज़ द एंटीडोट। अगर पेशेंट को रिएक्शन हो जाए तो यू डू नॉट नो व्हाट्स द नेम ऑफ द एंटीडोट। सो यू मस्ट नो इट। दिस इज ए वेरी स्मॉल टॉपिक लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है।